हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डिस्कस करेंगे। देखिए, इन्हें शॉर्टकट में डीपीएसबी के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है और इससे जुड़े संविधान में प्रावधान क्या किए गए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो प्रमुख वाद हुए यानी जो प्रमुख मामले न्यायालय के समक्ष आए थे उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, यह चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन कई बार जो स्टूडेंट होते हैं इसको पढ़ के नहीं जाते हैं और एग्जाम में इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसको आसानी से देखेंगे कि कैसे आप इसके प्रावधानों को आसानी से याद कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इससे जुड़े अन्य शब्द आएंगे उसके अर्थ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो अर्थ क्या होता है हम उसको पहले समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे राज्य के आदर्श कहे जाते हैं, राज्य की नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कहे जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें नागरिकों के अवाद योग्य अधिकार भी कहा जाता है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि यह राज्य की नीति को निर्धारित करने वाले अर्थात आदर्श के तत्व होते हैं। आदर्श का मतलब है कि जब भी राज्य इन कानूनों का जब भी राज्य कोई कानूनों का निर्माण करता है तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही अपने कानूनों का निर्माण करता है। एक तरह से कह सकते हैं उसके आदर्श के रूप में कार्य करते हैं और इन्हीं कानून इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर कोई भी राज्य, यहाँ राज्य का मतलब है कि जो सरकारें होती है वे अपने जब कानूनों का निर्माण करेंगी तो इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर ही अपने कानूनों का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जिसे नागरिकों के अवाद योग्य अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्योंकि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। भारत के पास कह सकते हैं कि हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि इन अधिकारों को भी लागू कराया जा सके, तो इसीलिए इन्हें अवाद्य बनाया गया, इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये याद रखिएगा। तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ये जो राज्य होते हैं, जो सरकारें होती हैं, वो अपने कानूनों का निर्माण करती हैं। इसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा या भारत के गवर्नर जनरल और राज्यों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। देखिए, प्रारंभ में जब भारत कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संचालित होता था या जब गुलाम था, तो जो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे यह ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे और जो राज्यों के गवर्नर थे उनको जारी किया जाता था। अर्थात उनको भी यही आदेश दिया जाता था कि वो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही अपने कानूनों का निर्माण करें। देखिए, अब यह देखते हैं कि भारतीय संविधान में इससे जुड़े प्रावधान क्या किए गए हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। देखिए, मैंने इन्हें आपको सभी को बताया कि इन्हें शॉर्टकट में डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें कई जो टीचर होते हैं इन्हें शॉर्टकट में ही बुलाते हैं डीपीएसपी कह के। तो याद रखिए, इनका जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। और देखिए, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, अर्थात इसका स्रोत क्या, जो यह स्रोत लिया गया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, आयरलैंड के संविधान में जो अनुच्छेद 45 है, याद रखिएगा, कई बार मैं इसको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अनुच्छेद जो 45 है उसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि भारत को छोड़कर, आयरलैंड को छोड़कर दुनिया के किसी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल इसे भारत और आयरलैंड के संविधान में ही शामिल है किया गया है। मतलब ये दोनों ही देशों के संविधान में देखने को आपको मिल सकता है, इसके अलावा अन्य किसी देश के संविधान में देखने को नहीं मिलता है। देखिए, हुआ क्या था कि मैंने अभी जस्ट आप सभी को बताया कि जो भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि जैसे उस टाइम ये हुआ कि जो मौलिक अधिकार है उनको थोड़ा व्यापक बनाया जाए, उन्हें विस्तृत रूप से रखा जाए। तो कुछ उसी में एक जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम BN राव था, जिनका जो पूरा नाम था वो वेनेगल नरसिम्हा राव था, उन्होंने जो मौलिक अधिकारों को दो तरह के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 2 तरह के अधिकारों को रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए वो 2 प्रकार के होने चाहिए। पहला जो मौलिक अधिकार होना चाहिए वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मौलिक अधिकार होना चाहिए, यानी ऐसे जो अधिकार होंगे इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके जो नागरिक होंगे, जो
पीड़ित होगा वह न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकता है। और इनको भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया और वर्तमान में इन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरे तरह के इन्होंने मौलिक अधिकारों का सुझाव दिया था वह थे अप्रवर्तनीय मौलिक अधिकार अर्थात डीपीएसपी। और इन्हें वर्तमान में आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है और इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। तो जो VN राव थे इन्होंने 2 तरह के मौलिक अधिकारों का सुझाव दिया। तो उस टाइम इनके सुझाव को मानते हुए जो वाद योग्य अधिकार थे यानी जो परिवर्तनीय अधिकार थे उनको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया। और जिन अधिकारों को ऐसा लगा कि राज्य अभी इन अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकता है और धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां बड़े अच्छी होती जाएंगी राज्य इन अधिकारों को भी लागू करने का प्रयास करेगा, तो उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रख दिया गया। और देखिए यहाँ पर जो मौलिक अधिकार थे वो नागरिकों को दिए गए और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है राज्य के कर्तव्य को दर्शाते हैं, यानी राज्यों के कर्तव्य के रूप में वर्णित किए गए हैं कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे। और दोस्तों बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान में शामिल क्यों किया गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पहला उद्देश्य इसका था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है मैं उसको आप सभी को बता देता हूँ। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुख सुविधाएं प्रदान करता है उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था वह आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। देखिए यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसा समाज जहाँ पर जो अमीरी और गरीबी के बीच का जो फासला है, जो गैप है, वह ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि एक वर्ग बहुत ज़्यादा धनी हो, दूसरा वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब हो। तो ऐसे जो समाज होता है जिसमें जो अमीर और गरीब के बीच जो फासला होता है बहुत कम होता है और इसी को कहा जाता है कि आर्थिक लोकतंत्र। और दूसरा सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसा समाज हो जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाता, यानी जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद किसी भी नागरिक के साथ ना किया जाता हो। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये 2 उद्देश्य थे। एक पहला जो था ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और दूसरा जो था वो आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। देखिए जो ये दोनों उद्देश्य ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको किस संविधान के किस अंश के माध्यम से कह सकते हैं कि प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि जो इसके दोनों उद्देश्य हैं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला देखिए अगर आप डीपीएसपी को देखेंगे तो जो इनमें सिद्धांत हैं यानी उनको कई अध्ययन की दृष्टि से हम उनको कई भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए इनके जो वैचारिक स्रोत हैं यानी जो विचार का जो स्रोत है, मतलब ये विचार कहाँ से लिए गए, किनसे लिए गए हैं और इनके उद्देश्य क्या थे, इनके आधार पर अगर इनको हम देखेंगे तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें 3 तरह के अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो अनुच्छेद देखने को मिलेगा वो समाजवादी सिद्धांत के पर आधारित होगा जो कि जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है जो कि गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। इसके अलावा तीसरा जो है उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत, ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू के विचारों से मतलब कह सकते हैं प्रेरित है। देखिए समाजवादी सिद्धांत का मतलब है कुछ ऐसे सिद्धांत इसमें दिए, कुछ ऐसे प्रावधान है जो समाज में समानता लाने की बात करते हैं। गांधीवादी सिद्धांत का मतलब है कि जो ऐसे विचार जो गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है, सत्य अहिंसा हो गया, विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो गई, ये सभी गांधी जी के विचार थे, तो ऐसे सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता था। और चौथा जो उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांत यानी जो उदार यानी कुछ कहते हैं सरल बनाता है प्रशासन को, ऐसे जो विचार है वो जवाहरलाल नेहरू के विचारों से भी प्रेरित है। जैसे उदारवादी विचारों में देखेंगे तो जो महिलाएं हैं इनको जो सरकारी कर्मचारी जो महिलाएं होती हैं, जैसे जो पुलिस में महिला है तो उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है 6 महीने के लिए। तो ये सभी जो प्रावधान किए गए उदारवादी विचारधारा से भी प्रेरित है। देखिए तो आइए हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने मौलिक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। उनका जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए आप देखेंगे तो इनका जो प्रावधान मैंने शुरू में बताया कि देखने को आपको मिलेगा वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में मिलेगा। आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो टोटल जो इनकी संख्या आएगी वह 16 आएगी, यानी 16 राज्य के कर्तव्य ऐसे बताए गए हैं जो राज्य को करना है। और ऐसा नहीं है कि इनको डायरेक्ट लागू कर दें, इनको धीरे धीरे जैसे राज्य के पास संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे राज्य जो होगा इन कार्यों को करेगा। तो देखिए पहला जो है अनुच्छेद 36
इनको हम अनुच्छेद वाइज डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर राज्य का मतलब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि स्टेट नहीं है कि जैसे यूपी, बिहार, पंजाब। यहाँ राज्य का मतलब है कि वहाँ की सरकारों से मतलब है। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे, राज्य का मतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। अगर एक कोई जितने लोग हैं अगर एक किसी भी प्रकार का कानून बनाते हैं तो इन तत्वों को यानी डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही अपने कानूनों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ राज्य का मतलब आप इसको ऐसे मत लीजिए कि कोई स्टेट है, स्टेट नहीं, यहाँ पर तीनों से मतलब है, जो सरकारें हैं उनसे मतलब है। यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी जो डीपीएसपी है इनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया गया। देखिए जब अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था तो उसमें देखा था जो मौलिक अधिकार है उनको भारतीय संविधान में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया। यानी आप अगर यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी राज्य के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वह जो व्यक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में, हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है। जो न्यायालय है उसके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन जो डीपीएसपी से संबंधित है ऐसे प्रावधान है, अगर इनके द्वारा किसी राज्य का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये अवाद योग्य होते हैं, यानी इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा। तो ही कहा गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह पूरा करेगा या नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम सरकार का मूल्यांकन करते हैं। देखिए जो एक क्राइटेरिया बनाता है राज्य जो होता है वह एक नीति बनाता है कि हम इतने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम जब मतदान के समय उन्हीं लक्ष्यों को देखते हैं कि सरकार ने क्या जो वादे किए थे उसको निभाया। यदि सरकार अपने वादों को निभाती है तो उनको भाई सरकार को हम दोबारा चुनते हैं, यानी उनका एक मूल्यांकन करते हैं। अगर नहीं निभा पाती है तो उसको हम वहाँ से मतलब दूसरी सरकार चुनते हैं। तो यहाँ इसके माध्यम से जो नागरिक होते हैं वो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। और जो राज्य होता है वो वादे तो करता है, जरूरी नहीं है उसको पूरा करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। देखिए अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है। हमने 36 में देखा कि राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 37 में देखा कि न्यायालय में परिवर्तनीय है सभी, और 38 में देखिए क्या है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। सेम वही यहाँ पर भी है कि सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए दूसरा गरीब हो जाए, यानी जो समाज में समानता लाने, आर्थिक समानता की बात करते हैं। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि जो समाज के विभिन्न लोग हैं उनको राजनीतिक कार्यों में भागीदारी दी जाए, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक कार्य होते हैं उनमें उनकी कह सकते हैं उनको न्याय प्रदान किया जाएगा। किसी के साथ इस आधार पर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे तो अनुच्छेद 39 में देखिए क्या कहा गया। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि संसाधनों का उचित वितरण से संबंधित है, यानी संसाधन जो भारत के राज्य क्षेत्र में संसाधन है उनका उचित वितरण कैसे किया जाए, यानी सब में कैसे उनको बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। कि देखिए ऐसा ना हो जाए कहीं एक व्यक्ति के पास के बहुत सारे संसाधन हो जाए, दूसरा इससे वंचित रह जाए, और मान ली कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा इससे, कोई होगा बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो इसी को उन्होंने मर्यादित करने का प्रयास किया कि ऐसा ना हो कि जो संसाधन है किसी एक ही के पास सारे चले जाएं। तो इनको वितरण मतलब उचित वितरण, यानी सभी को बराबर मिले, चाहे अमीर हो या गरीब हो सबको मिले। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही अनुच्छेद डी में, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया इसलिए मैंने इसको बताया है कि अनुच्छेद डी मतलब 39 डी में देखेंगे, जैसे 39 ABCD ऐसे करके था, तो उसमें जो डी है उसमें कहा गया है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी स्त्री हो या पुरुष हो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 39A में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। देखिए जहां कहीं पर भी अगर 39 मतलब ये जो ABCD का जो अल्फाबेट वाला लेटर होता है, अगर वो आप सभी को कैपिटल में मिले तो समझ लीजिएगा कि वो संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, नहीं तो उसको छोटे लेटर में लिखा गया है। नहीं तो अगर यदि आपको कहीं भी देखिए यहाँ पर A बड़ा लेटर में है तो इसका मतलब ये संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसके माध्यम से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। यानी देखिए इसमें क्या, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। देखिए इसमें कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत गरीब हैं, वह है जो न्यायालय में कह सकते हैं कि अपने मुकदमों के लिए अपना वकील नहीं कर सकते हैं। तो राज्य का यहाँ पर एक कर्तव्य बताया गया कि राज्य का ऐसा कर्तव्य है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं इनका खर्चों का निर्वहन नहीं कर सकते, राज्य जो है उनको एक सरकारी वकील मुहैया कराए, अर्थात उन्हें विधिक सहायता दे। तो यह प्रावधान भी अनुच्छेद 39 के तहत किया गया है। और इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से जो गरीब व्यक्ति भी है वो भी अपने सरकारी वकील हायर कर सकता है कम पैसे में।
अगला इसमें देखेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। देखिए इस अनुच्छेद को याद रखिएगा कि गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से भी जाना जाता है, कि जो कि गांधी जी थे वह स्थानीय स्वशासन की बात करते थे, इसीलिए इसको गांधी ने जो है प्रावधान है ये गांधी जी के विचारों से ही अभिप्रेरित है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें निर्देश दिया गया राज्यों को कि राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य जो होंगे वह पंचायतों के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे और जो राज्य होंगे उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करेंगे जिससे कि वह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो यह राज्य का यहाँ पर निर्देश दिया गया कि वो पंचायतों का गठन करें। जैसे पंचायतों का मतलब है कि जो प्रधानीय स्तर पर चुनाव होते हैं, जो प्रधान वरदान होते हैं, इनको पंचायतें कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, आप सभी को पता है। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब कि सरकारें 3 स्तर पर गठित होती है। पहला कि केंद्र स्तर पर सरकार होगी, दूसरा है राज्य स्तर पर सरकार होगी और तीसरा स्थानीय स्वशासन के आधार पर जो स्तर पर एक सरकार होती है। तो इसी को त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए इसके माध्यम से पहले ये प्रावधान किया गया था कि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर था, इनको लागू नहीं किया जा सकता था, मतलब कि जबरदस्ती राज्य चाहे तो गठन कर सकता था नहीं, लेकिन इनको बाद में एक संविधान संशोधन किया जाता है जिसको 73वां संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसके माध्यम जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया जाता है और इसके माध्यम से इनको अनिवार्य कर दिया जाता है। यानी यह अनिवार्य है कि जो राज्य होंगे वह पंचायतों का गठन करेंगे, क्योंकि पहले इनकी इच्छा पर निर्भर था, तो कई राज्य करते थे, कई राज्य नहीं करते थे। तो 73वें संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया कि राज्य जो होंगे वो पंचायतों का गठन करेंगे, याद रखिएगा। और जो पंचायतें होती हैं मतलब किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी जो शक्तियाँ होती है वो कई भागों में विभाजित कर जाती है, जो शक्ति का हो उसको केंद्रीकरण ना होते। गांधी जी, और इसको याद रखिएगा कि गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरित है, इसको इसीलिए इसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देखेंगे तो अनुच्छेद 41 देखिए दोस्तों, अब मैं सभी को बता, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43, इन तीनों को एक साथ याद करिएगा। क्यों याद करिएगा तो मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए आप देखेंगे तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। यानी राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह कुछ दशा में नागरिकों को काम दे, उनकी लोक सहायता करे, इसमें कहा गया। वो दशाएं क्या हो सकती हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गई या निःशक्तता की स्थिति, यानी कोई व्यक्ति है जो काम करने के योग्य नहीं है, तो ऐसे भी दशाओं में राज्य का एक कर्तव्य है कि उनको काम कुछ ना कुछ ऐसा काम दे जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। और इसके लोक सहायता का मतलब है कि जैसे लोगों की सहायता करे, ठीक है। इसी के आधार पर आप देखेंगे जो सरकारी महिलाएं कर्मचारी होती है उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है 6 माह के लिए, लगभग सामान्यतः 6 माह होता है, उसको बढ़ाया भी घटाया भी जा सकता है। तो मैटरनिटी का मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको इसी के तहत छुट्टी भी दी जाती है। तो यह कह सकते हैं कि यह राज्य का कर्तव्य है कि जो नागरिक हैं, जो मतलब बेरोजगार हैं या बूढ़े हैं, जिनको कोई बीमारी है या जो निःशक्तता की स्थिति में है, उनको काम दे। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए बोला कि तीनों को एक साथ क्यों याद करना है। उनको काम देगा तो काम ऐसा होना चाहिए कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा के अनुकूल होना चाहिए। इसका प्रावधान जो किया गया है वो 42 में किया गया है। देखिए पहले तो उनको काम देगा राज्य, काम का प्रावधान किया गया है। दूसरा उनका कार्य जो न्याय संगत होने, काम अच्छा होना चाहिए, कोई जोखिम भरा काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी इसमें बात कही कि मानवीय दशा के अनुकूल होना चाहिए। मानवीय दशा के अनुकूल की मतलब है कि जो वहाँ की माहौल हो, जो परिस्थितियाँ हो, वो मानव के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि जो बहुत जोखिम भरा काम हो। यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके गरिमा में एक जीवन का मतलब हो सके कि उसको एक बढ़िया माहौल में काम मिले। ऐसा नहीं है कि आप कहीं काम करने गए, बहुत गर्मी है तो वहाँ पर फैन ही नहीं है, आप मर के काम कर रहे हैं, तो ये सब नहीं, बल्कि मानवीय दशा के अनुकूल हो। यानी वहाँ पर आदमी आराम से काम कर सके और उसके जान को कोई खतरा ना हो। ये सभी इसमें प्रावधान किए गए हैं। और 43 में यदि आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको मजदूरी भी मिलेगा। तो ये भी कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। राज्य का कहा गया है कि प्रत्येक मजदूर को इतनी तो मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो राज्य होगा वह कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। कुटीर उद्योग का मतलब है चटाई बुनना हो गया, हथकरघा उद्योग तमाम आते हैं इसमें, और कहेंगे मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, तो यह सभी जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि इन कुटीर उद्योगों को जो राज्य होगा वो बढ़ावा देगा। देखिए इन तीनों को हमेशा एक साथ याद रखिए। पहले काम पाने का मतलब अधिकार दिया गया है, दूसरा काम मिलेगा तो काम जो होगा न्याय संगत होना और मानवीय दशा के अनुकूल होगा, तीसरा काम के बदले मजदूरी भी मिलेगा। इसलिए मैंने कहा 41, 42 और 43। अब बात करते हैं 44 में। तो 44 देखिए, इसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब है, देखिए यहाँ पर इसको याद करने का एक तरीका है कि देखिए अनुच्छेद जो 44 है सेम है 4, तो इसको समझे समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य जो होगा वो भारत के क्षेत्र में
के संपूर्ण क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल मतलब संहिता को लागू, एक तरह के कानून को लागू करेगा। देखिए इसको पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए अगर मैंने अभी बताया कि जो मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये परिवर्तनीय नहीं है, देखिए इसको लागू भी नहीं किया जा सकता। देखिए क्यों कि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कानून होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नागरिक कानून और दूसरा होता है सामाजिक कानून। देखिए सामाजिक कानून ऐसे होते हैं जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। जैसे होता है कि जैसे जो सरकार कानून बनाती है, जैसे दीवानी मामले हो गए, फौजदारी मामले हो गए, और कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कई सारे कानून हैं, तो ये सभी जो है ये राज्य के द्वारा बनाया जाता है। और कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जैसे हो गया कि व्यक्ति संबंधी कानून होते हैं, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेने की जो प्रथा है वो हो गई, और संपत्ति हस्तांतरण का जो प्रावधान है। तो ये विभिन्न धर्मों में आप देखेंगे तो अलग अलग होता है। तो इसीलिए जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, कहता है कि जो सभी राज्य क्षेत्रों के सभी तरह के मतलब जो क्षेत्र है उन पर समान नागरिक यानी समान कानून, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के कानून होना चाहिए। तो इसकी बात की, लेकिन वर्तमान में भी संभव नहीं है, क्योंकि जो विभिन्न धर्म आप देखेंगे जो 3 तलाक था उसको यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर राज्य को ऐसा मतलब लगता है कि कोई ऐसा प्रावधान है जिसको चेंज करना बहुत जरूरी है तो कानून बना सकता है। तो इसी के आधार पर जो 3 तलाक था उसको जो सरकार थी उसको केंद्र सरकार ने एक कानून के रूप में घोषित कर दिया, और उसको कह सकते हैं कि भारत के संपूर्ण हिस्से में लागू कर दिया। तो अब वो कैसा अधिकार हो गया, नागरिक से वो सामाजिक अधिकार हो गया, यानी कानूनी अधिकार हो गया, याद रखिएगा। और अगला इसमें देखेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 जो है उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराने का जो कर्तव्य है और राज्य को दिया गया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो आप पहले देखेंगे तो इसमें जो था वह 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षा का प्रावधान किया गया था, लेकिन उनको 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको यहाँ से हटाकर मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया। और किसमें रखा गया तो आप सभी को पता होगा कि 21A में रखा गया है उसको, तो याद रखिएगा। तो उसको वहाँ कर दिया गया। इसके बाद यहाँ जो जगह है खाली हो गया, तो यहाँ पर एक काम किया गया कि जो 6 से कम वर्ष के बच्चे हैं उनके जो शिक्षा संबंधी अधिकार थे उनको यहाँ पर रख दिया गया, और राज्य को निर्देश दिया गया कि यानी राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक शिक्षा की वो ख्याल रखें। तो देखिए एक बात यहाँ पर याद रखिए, देखिए आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और मूल कर्तव्य, इन तीनों में जो शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ही किए गए, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए उसमें जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, पहले मौलिक अधिकार में देखेंगे तो जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको जो अधिकार दिया गया था वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही दिया गया था, उनको 21A में रखा गया। इसके अलावा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार है उनको 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 45 में रखा गया। और मूल कर्तव्यों में देखेंगे तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है वह यह कहा जाता है कि प्रत्येक जो अभिभावक या संरक्षक है उनके जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के उनको शिक्षा मतलब देना उनका एक ऐसा कर्तव्य है। तो ये प्रावधान भी जो भारत में देखें मतलब भारतीय संविधान में देखेंगे तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ही जोड़ा गया था। तो दोस्तों यह था आज के वीडियो में, बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं अगला जो वीडियो होगा उसको अलग से बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।